Next stage that we have to study, it is called as metaphase. अब जब मेटाफेज का बात करोगे ना, तो पहले तो मेटाफेज वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है, तो याद रखो जो मेटा है बेसिकली आप इसे इक्वेटर भी कह सकते हो, या आप चाहो तो इसे सेकंड भी कह सकते हो, क्योंकि ये सेकंड फेज में आता है। तो मेटा इज एन इक्वेटर और सेकंड फेज जो है बेसिकली वो क्या कहलाता है, फेज इज नथिंग बट स्टेज। तो आप इसे मेटा फेज को सेकंड स्टेज भी कह सकते हो। अब मेटा फेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो चलो हमने ये ले लिया यहाँ पे, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, ऐसे रुक जाइए, ये हमने ले लिया यहाँ से और इसको हम ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है बेसिकली ऊपर है। ये देखो ये सब हमने कर लिया है टर्मिनोलॉजी। नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस। तो जो मेटाफेज है, सबसे पहला तो आप उसे कह दो कि इक्वेटर स्टेज है, और इक्वेटर स्टेज होने के बाद जो है आपने यहाँ पे डायग्राम प्लेस किया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें ये समझना है कि मेटाफेज में बेसिकली जो सेंट्रियोल्स है, दे हैव मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ये पूरी तरह से जो सेंट्रियोल्स हैं अपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं। तो हम ऐसे कर देते हैं, सेंट्रियोल्स हैव मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल से बेसिकली कौन से रेज निकलते हैं, तो हम ये रेज बनाते हैं। दीज रेज आर कॉल्ड एज एस्टर रेज। एस्टर रेज होने की वजह से एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है कि एस्ट्रल सेल डिवीजन है, और एस्ट्रल सेल डिवीजन के बाद दोनों के दोनों एस्टर रेज कैसे कनेक्टेड हैं, तो हम ये कहते हैं कि बोथ द सेंट्रियोल्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए। अब यहाँ पर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो और कंडेंस होकर के थिक और प्रोमिनेंट हो जाता है, और अपने आप को अरेंज करता है। कहाँ पर अरेंज करता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे। ये देखो ये, तो बेसिकली क्रोमोसोम जो है वो अरेंज कर लेता है अपने आप को एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक खास बात और याद रखना आपको कि जब मेटाफेज की बात की जाती है ना, तो इसे हम सबसे बेस्ट स्टेज कहते हैं। मतलब मेटाफेज है क्या, तो हम कह देते हैं इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम। अब कोई पूछे व्हाई इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम, तो आप कह सकते हो ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम और थिक और प्रोमिनेंट हो जाता है। तो बेसिकली आई कैन से क्रोमोसोम्स become more thick, chromosomes become more थिक एंड प्रोमिनेंट। तो बहुत ज्यादा थिक और प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजिली विजिबल हो जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर जो है मेटाफेज में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर से एक दूसरे को जुड़ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर भी जो है सेंट्रोमियर को जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि ऑल द क्रोमोसोम, बहुत ध्यान से समझना, all the chromosomes arrange themselves on an equatorial plane. They arrange themselves on an equatorial plane. मतलब जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आ गया। तो सारे के सारे क्रोमोसोम जब इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं मेटाफेज। और मेटाफेज ही सबसे बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम को पढ़ने के लिए। अच्छा, जो क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ रहे हैं, बेसिकली ऑल द क्रोमोसोम्स आर कमिंग एट इक्वेटर, तो इसको आप कहोगे क्या, तो हम कहते हैं ब्रिंगिंग ऑफ क्रोमोसोम, ब्रिंगिंग ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर। जब सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसको एक टेक्निकली एक नाम दिया गया है। द ब्रिंगिंग ऑफ क्रोमोसोम एट एन इक्वेटर इज कॉल्ड एज कांग्रेशन। इसको आप कांग्रेशन कहते हो, और if you want you can also call it as मेटाकाइनेसिस। आप इसको कांग्रेशन कह लो या तो मेटाकाइनेसिस कह लो। और यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे, तो स्पिंडल फाइबर्स हमें पता है 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं और 3% आरएनए के बने हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, वो इस तरीके से कैसे अरेंज्ड है, मतलब आप अगर देखोगे कि डॉट डॉट दोनों सेंट्रियोल्स को जोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो स्पिंडल फाइबर्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पिंडल
फाइबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड मतलब इसको प्रॉपर एक पैटर्न में अरेंज किया जा रहा है बाय कैल्शियम बाउंड प्रोटीन। यहाँ पे कैल्शियम बाउंड प्रोटीन्स हैं और यही कैल्शियम बाउंड प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, इन्हें एक पैटर्न और एक डिजाइन में अरेंज कर रहे हैं। तो आप सोचोगे कि कैल्शियम बाउंड प्रोटीन का नाम क्या है, तो इन्हें हम कहते हैं कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन और ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, नो डाउट इट इज कॉल्ड एज कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन। और इसी प्रोटीन की वजह से ये स्पिंडल फाइबर्स जो है बनते हैं और एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंजमेंट में ये हो पाते हैं। तो अगर अब यहाँ पर हम लेबलिंग कर लें मेटाफेज की, तो सबसे पहली चीज तो हम ये कह देंगे दिस इज नथिंग बट सेंट्रिओल। इससे जो रेज निकल रहे हैं आपने उन्हें कह देना है एस्टर रेस। ये दोनों एक दूसरे को जुड़ रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ, तो हम कह देते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये जो प्लेन है, अभी मैं इसको ना एक ग्रीन कलर से कर देता हूँ, ये जो प्लेन है जहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज हैं, तो बेसिकली इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन। सारे के सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाते हैं, तो इसे आप इक्वेटोरियल प्लेन कह देते हो। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट क्रोमोसोम। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा मेटाफेज समझ सकते हैं। ये बेस्ट स्टेज है क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम बहुत ज्यादा कंडेंस और थिक हो जाता है और ये इक्वेटर पे आकर के बेसिकली अरेंज हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज मेटाफेज। अब मेटाफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज हमें पढ़ना है, तो हमने मेटाफेज पूरा कवर कर लिया। मेटाफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है माइटोसिस में, उसे हम कहते हैं एनाफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टीलोफेज। तो यहाँ पर जो है हम एनाफेज के लिए डायग्राम पहले ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे एनाफेज। अब सवाल ये उठता है कि ये एनाफेज का मतलब क्या है। तो याद रखो एना जो वर्ड है उसका मतलब होता है शॉर्ट, फेज जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्टेज। मतलब सिंपल सी बात है कि एनाफेज कैसा है, तो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट स्टेज है, सबसे छोटा स्टेज है ये। और इसमें क्या होगा, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे ये एक मान लो ये क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम किससे बने, ज्वाइंट है सेंट्रोमियर से, तो ये जो है सेंट्रोमियर है ब्राउन वाला। तो एनाफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से टूट जाते हैं, ये ब्रेक, और ब्रेक होने के बाद देखो ऐसे कुछ ये बंच ऑफ बनाना की तरह दिखते हैं ये। तो ये क्या बन गए, ये डॉटर क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो ये जो है बेसिकली दे आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। तो एनाफेज में होता यह है कि जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और क्या बनाता है, डॉटर क्रोमोसोम। और यही डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे जाता है। अब ये टूटने का इनका अलग अलग शेप है, अलग अलग डायरेक्शन है, उसको हम बाद में समझते हैं, पहले एनाफेज को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, तो हमने कह दिया सेंट्रियोल। ये दो सेंट्रियोल्स हैं बेसिकली जो अपोजिट पोल्स पे हैं और इनसे जो रेज निकल रहे हैं तो हमने इन्हें कह दिया एस्टर रेस। देखो एस्टर रेस को आप अगर चाहो ना तो एस्टर फाइबर भी कह सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो है बेसिकली क्या हो गया, ये है स्पिंडल फाइबर। तो ये एनाफेज का बात आ गया यहाँ पर। तो हम अब एनाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से टूट जाता है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये देखो ये इस तरीके से ये अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं। तो जो जितने क्रोमोसोम्स हैं, हमने 4 से स्टार्ट किया था, तो 4 ही सेंट्रोमियर से टूटेंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से टूटता है और अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगता है। ये एनाफेज हो गया। लेकिन इसमें अलग अलग टाइप के फाइबर्स बनते हैं। अब ध्यान से देखना, एक मैं ब्लैक कलर का फाइबर बना रहा हूं जो दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स के बीच में। ये ब्लैक वाला क्या करता है, धक्का मारता है, पुश करता है ताकि डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे चले जाए। उसके बाद मैं एक पिंक कलर का बना देता हूं ये। तो ये जो है ये क्रोमोसोम को खींचेगा, ये पुल करता है। तो पिंक वाला क्या करेगा, डॉटर क्रोमोसोम को पुल करता है। ब्लैक वाला क्या करेगा, तो डॉटर क्रोमोसोम को बेसिकली वो पुश करेगा ताकि डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे चले जाए।
तो इस तरीके से जो है हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसको जो है हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे कि इट इज शॉर्टेस्ट स्टेज। कहने को शॉर्टेस्ट है, लेकिन लिखेगा ये बहुत, जब आप इसको बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे तो वो जो है पास में आ जाएगा। सो इट इज द शॉर्टेस्ट स्टेज, लिखने में बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि द क्रोमोसोम ब्रेक्स फ्रॉम सेंट्रोमियर। पहली बात, द क्रोमोसोम ब्रेक्स फ्रॉम सेंट्रोमियर एंड daughter chromosome formed and daughter chromosomes formed क्या करेंगे, starts moving towards opposite pole। ये अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं, तो हम कहते हैं starts moving towards opposite poles। so एक तरह का रिपल्शन इनमें क्रिएट हो जाता है बेसिकली, और रिस्पेक्टिव पोल पे जाने लगते हैं। और ये जो है इस तरीके से नजर आएंगे कि अलग अलग शेप में हो सकता है। ये एनाफेजिक मूवमेंट है क्रोमोसोम का। कैसे होगा ये, तो बेसिकली ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना वो शॉर्टन होने लगते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एनाफेज मूव कर रहा है, इट इज बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। वो एकदम श्रिंक होने लगता है, जिस वजह से उसको अपोजिट पोल पे खींच पाता है। सो देयर इज अ शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये तो छोटा हो जाएगा, लेकिन जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला क्या है, दोनों क्रोमोसोम के बीच में है, तो इंटरजोनल फाइबर क्या है, तो शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड एक्सटेंशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर। तो ये जो है बेसिकली इस तरीके से एक्सटेंशन होता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो डॉटर क्रोमोसोम्स होंगे, अब देखो ये जो बना है ये कोई भी शेप के हो सकते हैं, जरूरी नहीं। अभी ये अल्फाबेट को देखोगे कौन से शेप पे दिख रहे हैं, वी शेप के। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि ये वी शेप के ही हो, वो कभी कभी जे शेप के भी हो सकते हैं, कभी कभी एल शेप के होते हैं, कभी कभी आई शेप के होते हैं। तो ये जो शेप बन रहा है वी जे एल आई, ये सब के सब किसके ऊपर बेस्ड है, सेंट्रोमियर पे। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि सेंट्रोमियर का पोजीशन कैसा होगा, उसके ऊपर ही बेसिकली ये क्रोमोसोम का बेसिकली शेप बनेगा। अच्छा, एक क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स पे ले जाने के लिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर जो है क्रोमोसोम टूटता है, डॉटर क्रोमोसोम्स बनता है और अपोजिट पोल्स पे मूव करता है। तो पॉइंट ये उठता है कि एक क्रोमोसोम को मूव करने के लिए, देखो कोई भी चीज अगर नेचर में हो रही है ना, तो एक चीज तो कंफर्म है, बिना एनर्जी का तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो अगर एक क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स पे जाना है, तो बेसिकली कितनी एनर्जी लग सकती है, तो नॉर्मली हम कहते हैं फॉर वन क्रोमोसोम टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, जो एनर्जी लगने वाली है वो है 30 ATP। सो वन क्रोमोसोम will move toward opposite pole by the help of 30 ATP। हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है सेल में, तो 46 इंटू 30 ATP लगेगा। अच्छा, ये जो अपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं, इसका स्पीड क्या है, क्या स्पीड में ये खिसक के ऊपर जा रहा है, तो स्पीड आप याद रखिएगा 1 माइक्रोमीटर पर मिनट है। अब मैं यहाँ पर आपको ये सेंट्रोमियर के पोजीशन पे सारे क्रोमोसोम्स बता देता हूँ। देखो वी शेप का जब आप बोलोगे ना, तो सेंट्रोमियर कहाँ पर है, तो हम कहते हैं सेंटर में। मतलब ये कुछ ऐसा होगा, देखो दोनों आर्म इक्वल है, दैट इज वी शेप। फिर अगर आप एल शेप की बात कर लो, एल, तो एल में जो है सेंट्रोमियर से थोड़ा सा ऊपर होता है। मतलब ये सेंट्रोमियर है, इट इज अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से वो थोड़ा सा दूर होता है, जिस वजह से एक आर्म इसका बड़ा हो जाता है, दूसरा आर्म छोटा हो जाता है। जो जे शेप में आया है, जे, उसका सेंट्रोमियर कहाँ है, इट इज नियर द एंड। सेंट्रोमियर जो है एकदम एंड के पास में, मतलब अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो देखो ये बड़ा हो जाएगा और ये सेंट्रोमियर। और वहीं पे जब आप आई शेप की बात करोगे, तो इसका सेंट्रोमियर कहाँ है, तो हम कहते हैं एट द टिप। इसका सेंट्रोमियर जो है टिप पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से शेप्स बनते हैं, और इन्हीं शेप का अलग अलग नाम भी है। जैसे
अगर वी शेप का है तो आप उसे मेटासेंट्रिक कहते हो, जे शेप का है तो आप उसे जो है सब में, एल शेप को सब मेटासेंट्रिक, जे शेप को आप कहोगे एक्रोसेंट्रिक, और आई वाले को आप कह देते हो टीलोसेंट्रिक। तो अगर इनका कोई नाम पूछा तो पहला वी वाले को क्या कहोगे आप, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये क्या है एल वाला, तो आप कहते हो सब मेटासेंट्रिक। फिर ये जे वाला क्या है तो हम कह देते हैं एक्रोसेंट्रिक, और आई वाला क्या है तो हम कह देते हैं टीलोसेंट्रिक। चलो इसको पहले लेबलिंग कर लेते हैं, फिर अलग अलग फाइबर्स को पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला क्या है, तो हमने कह दिया सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से जो फाइबर निकले वो कौन से फाइबर्स हैं, तो हम कह देते हैं दे आर ऑल एस्टर फाइबर्स। फिर ये जो पिंक वाला था, पिंक वाले को हम कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। बहुत ध्यान से समझना, क्रोमोसोमल फाइबर किसके किसके बीच में है, तो हम कहते हैं इट इज बिटवीन सेंट्रियोल एंड द डॉटर क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोमल फाइबर का काम क्या है, तो ये पुल करता है, इट पुल्स द डॉटर क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल। उसके बाद ये जो ब्लू वाला है इसको आप कहते हो इंटर पोलार फाइबर, जिसको आप स्पिंडल फाइबर भी कहते हो या इंटरजोनल फाइबर भी कहते हो। ये जो ब्लैक वाला था ये क्या है, तो इसे हम कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल फाइबर। और ये इंटर क्रोमोसोमल फाइबर जो दोनों क्रोमोसोम के बीच में है ना, ये पुश करता है, धक्का मारता है, तो हम कहते हैं इट पुशेस। किसको पुश करता है, तो हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम को। तो ये डॉटर क्रोमोसोम्स को पुश करता है ताकि वो अपोजिट पोल्स पे चले जाएं। तो इस तरीके से अलग अलग फाइबर्स क्रिएट होते हैं, एस्टर फाइबर्स, क्रोमोसोमल फाइबर, इंटरपोलर फाइबर और इंटरक्रोमोसोमल फाइबर। तो जब एनाफेज की बात आएगी याद रखना ये सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज है, और एनाफेज के ही स्टेज में आप अलग अलग शेप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हो। एनाफेज के अलावा कोई और फेज में आपको ये अलग अलग स्टेजेस दिखने वाले नहीं है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है लास्ट स्टेज। तो जैसे आपने लास्ट स्टेज की बात कर दी, तो लास्ट स्टेज को हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं टीलोफेज। टीलोफेज मतलब क्या, एंड स्टेज। अब इस एंड स्टेज में बेसिकली क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो फिर से रीअपियर करने लगते हैं, सिंपल है। तो टीलोफेज, टीलो मतलब एंड, फेज का मतलब स्टेज। अब देखो जो जो चीजें आपने प्रोफेज के बारे में बोली है ना, वो सारी चीजों को आप यहाँ उल्टा करके बोलोगे। उल्टा मतलब जस्ट रिवर्स द प्रोसेस, तो आपका टीलोफेज हो जाता है। तो पहले हम डायग्राम बना लें। तो ये देखो टीलोफेज में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये रीअपियर करने लगते हैं। तो हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएगा, एक एक डॉटर न्यूक्लियाई को एक एक सेंट्रियोल मिलेगा, और जो क्रोमोसोम था ना वो रिकॉइल होगा, रिकॉइल होके क्रोमेटिड, क्रोमेटिड से क्रोमेटिन फाइबर, इस तरीके से बन जाता है। तो बेसिकली जब पूछा जाए टीलोफेज के बारे में तब आप पहला पॉइंट बोलोगे इट इज द लास्ट स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, तो हम पहला पॉइंट तो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स रीअपियरिंग। मतलब बेसिकली ये जो है फिर से बनने लगते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाता है, तो हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स दे डिसअपियर, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और ईच डॉटर न्यूक्लियाई, ईच डॉटर न्यूक्लियाई गेट्स वन सेंट्रियोल, हर एक डॉटर न्यूक्लियाई को एक सेंट्रियोल मिलता है। और वहीं पर जो क्रोमोसोम था वो रिकॉइल होता है। तो देखो आप रिकॉइल बोल दो या डिकंडेंस बोल दो, तो हम कहते हैं क्रोमोसोम रिकॉइल्स, or even if you want you can say decondense. So chromosome recoil and or decondenses, क्या फॉर्म कर लेगा, तो क्रोमेटिड है, और यही क्रोमेटिड फिर से रिकॉइल और डिकंडेंस हो जाएगा
तो क्या बना लेगा, क्रोमैटिन फाइबर। तो ये जो है बेसिकली टीलोफेज है, ये लास्ट स्टेज है। और एक खास बात ये होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अदर ऑर्गेनल है, वो सब रीअपियर कर जाता है। तो हम कहते हैं ऑल ऑर्गेनल्स जो स्टार्टिंग में डिसॉल्व हो चुका था वो फिर से आ जाता है। सो वी कैन से इट रीअपियर्स। अब इसकी लेबलिंग कर लें, तो लेबलिंग बहुत सिंपल सी है। दिस इज नथिंग बट सेंट्रियोल। ये जो हमने बनाया ये क्या है, तो दिस इज न्यूक्लियोलस। और ये जो हमने बनाया रेड वाला, इसे कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वहीं पर जो है ये बाहर वाला क्या है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीजें जो है ना फिर से आ जाती हैं। और एक बार ये हो गया तो टीलोफेज का सबसे खास बात ये होता है कि टीलोफेज जो है इट मार्क्स एंड टू कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस खत्म कर दिया। अच्छा, ये खत्म हो गया, इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस मैं आपको दोनों टर्म्स में पढ़ाऊंगा, दोनों ही टर्म में। एक जो है एनिमल सेल से रिलेटेड और दूसरा जो है प्लांट सेल से रिलेटेड। हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि बहुत सारी चीजें अपने आप इसमें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो पहले एक तरफ चलो एनिमल सेल ले लेते हैं कि एनिमल सेल, हम तो एनिमल सेल ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके अंदर साइटोकाइनेसिस हुआ तो कैसे होगा, और अगर प्लांट सेल हुआ तो उसके अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। तो सबसे पहला वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल सेल। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो एनिमल सेल है इट इज गोइंग टू शो कैरी साइटोकाइनेसिस बाय फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है। तो फरो फॉर्मेशन मतलब इट इज अचीव्ड बाय इनवेजिनेशन, मतलब बाहर से सेंटर की तरफ कंस्ट्रिक्शन होगा। तो हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम, कहां से कहां, तो हम कहते हैं पेरीफेरी टू सेंटर। बाहर से अंदर की तरफ जो है, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर कंस्ट्रिक्शन होगा। पेरीफेरी टू सेंटर कह लो, या आप चाहो तो कह सकते हो आउटसाइड टू इनसाइड। और ये कंस्ट्रिक्शन होने वाला है। तो ये जो है बेसिकली फरो फॉर्मेशन का कंस्ट्रिक्शन है। और एक खास बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो है ये जिस मैनर में होता है उस मैनर को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सेंट्रीपेटल मैनर। क्योंकि कोई भी फोर्स बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है ना, सो इट इज बाय सेंट्रीपेटल मैनर, ये होता है इसमें कंस्ट्रिक्शन। और फाइनली जो है यहाँ पे जब कंस्ट्रिक्शन होगा तो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पर, तो इसको चाहो तो एक और नाम दे सकते हो, एनिमल सेल में जो हो रहा है बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ क्लीवेज। अब कैसे काम करता है, देखो हम क्या करते हैं, एक जो है बेसिकली छोटा सा सेल बना लेते हैं और उसी के अंदर सारी चीजें करते हैं। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, चलो ये एक हमने छोटा सा सेल ले लिया। अब इसके अंदर क्या है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, ये सेंट्रियोल है, और ये रेड वाला क्या है, क्रोमैटिन फाइबर। ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे जब कंस्ट्रिक्शन होगा तो कहानी कैसे चलती है, देखो कंस्ट्रिक्शन में बाहर से अंदर की तरफ ऐसा दबाव आता है, ये है फरो फॉर्मेशन, ये कंस्ट्रिक्शन है। और इसी कंस्ट्रिक्शन को जब ये बहुत आगे तक बढ़ जाता है, यही कंस्ट्रिक्शन जब बहुत आगे तक बढ़ जाता है तो दोनों सेल जो है बेसिकली क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो चलो इसको और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इस कंस्ट्रिक्शन को। दिस इज क्रोमैटिन मटेरियल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली जब कंस्ट्रिक्शन बहुत आगे बढ़ जाता है तो कुछ इस तरीके से देखो ये ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो सेपरेट हुआ, दिस हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। और ये दोनों डॉटर सेल जो है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाएंगे, क्योंकि ये माइटोसिस से बन रहा है। अगर मियोसिस से बनता तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता। सो दिस इज द टू डॉटर सेल एनिमल सेल जो बनता है बेसिकली एनिमल सेल में फर फॉर्मेशन। वहीं पर जब आप प्लांट की बात करोगे ना, तो प्लांट का कैसे होता है, तो हम कहते हैं सेल प्लेट।
प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे सेल प्लेट बनता है एट द सेंटर ऑफ सेल, तो हम कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, देयर इज सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द सेंटर ऑफ सेल। सेल के सेंटर में जो है बेसिकली सेल प्लेट बनता है। तो यहाँ पे जो वेसिकल्स बनते हैं ना, ये जो देयर इज अ वेसिकल्स प्रोवाइडेड बाय गोल्जी अपैरेटस, और ये यूनाइट करके फ्रैग्मोप्लास्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे याद रखो पहली बात कि सेल प्लेट में गोल्जी अपैरेटस सबसे ज्यादा मदद करेगा। जो क्या करता है, तो इट प्रोवाइड्स वेसिकल्स, और ये जो वेसिकल्स इसने प्रोवाइड किया, ये वेसिकल्स क्या हो जाते हैं, तो दीज वेसिकल्स दे यूनाइट टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर जाते हैं, तो फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनल है जो सेल प्लेट बनाने में हेल्प करेगा। और खास बात, ये कहां से कहां चलता है, तो हम कहते हैं इट इज सेंटर टू पेरीफेरी, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड देयर इज अ डेपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। तो हम कहते हैं इनसाइड टू आउटसाइड देयर इज डेपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। तो यहाँ पर जो है सेल्यूलोज का डेपोजिशन हो जाता है जो सेंटर से बाहर की तरफ भागता है। और ये जब सेंटर से बाहर की तरफ भाग रहा है तो ये कौन सा मैनर होगा, तो हम कहते हैं इट इज बाय सेंट्रीफ्यूगल मैनर। ये बात ध्यान रखना, इट इज बाय सेंट्रीफ्यूगल मैनर, ये होता है सेल प्लेट। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं और डायग्राम के हिसाब से ही इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डायग्राम से ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो मान लो ये एक सेल हमने बना लिया, फिर एक दूसरा सेल बना लेते हैं, फिर ऐसा ही एक और सेल बना, तो ऐसे 3 सेल हम बना लेते हैं और यही 3 सेल को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो पहली बात तो दोनों न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस बना लो। यहाँ पे जो है आप सेंट्रियोल नहीं बनाओगे, रीजन बहुत सिंपल सा है कि ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में होता ही नहीं, तो यहाँ पे हम बनाएंगे नहीं। क्या डेपोजिशन स्टार्ट होता है, सेल्यूलोज का। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है ये सेल्यूलोज डेपोजिशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मान लो ये वाला, बेसिकली ये सेल्यूलोज डेपोजिशन स्टार्ट हुआ, जो फ्रैग्मोप्लास्ट, जो वेसिकल्स होते हैं ना गोल गोल, यही गोल गोल वेसिकल सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं ऐसे। और जब वो सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो एक समय ऐसे आता है कि वो पूरे के पूरे एंड तक टच हो जाते हैं ऐसे। तो फाइनली न्यूक्लियस वगैरह कुछ नहीं हिल रहा है, तो बीच में दोनों न्यूक्लियाई के, डॉटर न्यूक्लियाई के क्या बन गए, वॉल बन गए। तो ये जो है बेसिकली होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो बना बेसिकली क्या है, सेल प्लेट है। और सेल प्लेट बन किसकी वजह से रहा है, तो आप कहोगे गोल्जी अपैरेटस है जो वेसिकल्स प्रोवाइड करता है। और वही वेसिकल्स की वजह से जो जब यूनाइट हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, फ्रैग्मोप्लास्ट। सो बेसिकली दीज आर नथिंग बट 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंड फाइनली द सेल प्लेट। तो इस तरीके से क्या होता है कि माइटोसिस का जो साइटोकाइनेसिस है वो खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये है कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई माइटोसिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो चलो उसको भी कर लेते हैं। माय सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब ये जो माइटोसिस आपने पढ़ा पूरा, ये तो आपको पता है कि ये सोमैटिक सेल्स में होता है, ये भी आपको समझ में आया कि ये बॉडी सेल में होता है। दूसरा आपको ये समझ में आया कि ये प्लांट के रूट, स्टेम और लीव्स में होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं होता। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो माइटोसिस का है ना, वो है ग्रोथ। एक बात याद रखिएगा कि माइटोसिस में जितने भी सेल्स हैं, क्योंकि हमारी लाइफ जो है एक ऐसे सेल के साथ स्टार्ट हुई थी जिसको आप जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट जब बहुत ज्यादा माइटोसिस कर लेता है, सेल्स डिवाइड कर लेता है, तो हमें कुछ इस तरीके का एम्ब्रियो वाला फॉर्मेशन देता ही है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है। So first significance is somatic cells that are formed by mitosis. तो माइटोसिस जो है बहुत जरूरी है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना
नेसेसरी फॉर, क्या नेसेसरी है? माइटोसिस, नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हम जो भी बने बेसिकली वो माइटोसिस के सेल डिवीजन की वजह से बने हैं, नहीं तो नहीं बने। अच्छा, सेकंड सिग्निफिकेंस हम क्या डाल सकते हैं? सेकंड ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइटोसिस है इट इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा वगैरह हो गए, पैरामीशियम हो गया, तो वो बेसिकली माइटोसिस करके ही अपने आप को बढ़ाते हैं। सो दिस बिकम्स माय सेकंड सिग्निफिकेंस। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली हम कहते हैं इसको रिपेयर। तो जैसे आप रिपेयर की बात करोगे तो माइटोसिस इज अ मैकेनिज्म, जिससे आप हमको चोट लग जाए तो ऊपर के सेल्स मर जाते हैं, ब्लड निकलता है, सूख जाते हैं, तो वो चोट जिंदगी भर नहीं रहता, उस पर नए सेल्स डिवाइड होकर के वो चोट खत्म हो जाता है। सो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज नथिंग बट मैकेनिज्म ऑफ रिप्लेसिंग, ये बात ध्यान में रखना, मैकेनिज्म ऑफ रिप्लेसिंग ओल्ड एंड वोन आउट टिश्यूज। तो जितने भी वोल्ड और वोन आउट सेल्स होंगे उनको क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। तो हम कहते हैं ओल्ड एंड वोन आउट सेल्स। तो ये रिपेयर के काम में आ जाता है, बहुत ज्यादा रिपेयर करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आता है वो है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। माइटोसिस से क्या होता है? सारे क्रोमोसोम नंबर्स क्या हो जाते हैं? मेंटेन रहते हैं। तो हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। हमारे बॉडी का कोई भी सेल उठा लो, कोई भी सेल, वो हम सब में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। इन शॉर्ट इट इज गोइंग टू गिव अस जेनेटिक स्टेबिलिटी। अगर सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम नंबर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो एक बात याद रखना, जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है। तो माइटोसिस मेंटेन करता है, हम कह सकते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। ठीक है, जो डॉटर सेल होता है बेसिकली उसी के अंदर जो है ये मेंटेन करता है। अच्छा, पांचवा जो पॉइंट हम बोलेंगे बेसिकली वो क्या है? हीलिंग एंड रीजनरेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर माइटोसिस। इसका फायदा ये है हीलिंग एंड रीजनरेशन। जैसे मैंने कहा चोट लग गया तो वहां पर जो नए सेल्स आएंगे बेसिकली वो माइटोसिस है। तो हीलिंग और रीजनरेशन, हीलिंग ऑफ वुंड, ठीक है, उसके लिए माइटोसिस काम आता है। अब जब आप माइटोसिस को स्टडी करते हो, देखो जब आप माइटोसिस को स्टडी करते हो तो उसको स्टडी करने के लिए ना कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मटेरियल यूज करते हो। ऐसे कुछ भी लेकर के आप माइटोसिस नहीं पढ़ते। ये एक्सपेरिमेंट में भी आता है, कॉलेज के प्रैक्टिकल में आप इसे परफॉर्म भी करते हो। माइटोसिस अगर मान लो मुझे प्लांट में पढ़ना है तो मैं हमेशा रूट टिप का इस्तेमाल करता हूँ, चाहे अनियन का रूट टिप हो या पोटैटो का रूट टिप हो, किसी का भी हो, अनियन हो या फिर मैंगो हो, किसी भी प्लांट का रूट का टिप लेकर के पढ़ोगे। लेकिन अगर वही आपको माइटोसिस एनिमल सेल में पढ़ना है तो एनिमल सेल का जब आप माइटोसिस पढ़ते हो तो इसको पढ़ने के लिए आपको बेसिकली बोन मैरो या स्किन के सेल्स यूज करने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं बोन मैरो ले लो या तो स्किन सेल्स ले लो, तो इसमें जो है आप माइटोसिस पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है माइटोटिक पॉइजन। देखो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो प्रमोट करते हैं, जो प्रमोट करेंगे सेल डिवीजन को, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइटोजेंस। व्हाट आर माइटोजेंस अगर किसी ने पूछ लिया तब आप कहोगे केमिकल्स विच प्रमोट सेल डिवीजन। जो भी केमिकल सेल डिवीजन को प्रमोट करता है वो है माइटोजेन। प्लांट में क्या है? तो सारे हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबेरेलिन, ये करते हैं। एनिमल्स में क्या है? तो प्लेटलेट फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ पॉइजन, कुछ केमिकल ऐसे हैं जो माइटोसिस को होने से रोकते हैं।
और अगर वो रोकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज माइटोटिक इनहिबिटर्स। याद रखना, इन्हें हम माइटोटिक इनहिबिटर्स कहते हैं, या फिर आप इसे चाहो तो माइटोटिक पॉइजन कह सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम नीट पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन नीट में कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे ही आपने कह दिया इनहिबिटर, तो क्या केमिकल होगा? ये वो केमिकल्स हैं जो सेल का नॉर्मल माइटोसिस नहीं होने देते, इसीलिए उन्हें माइटोटिक पॉइजन कहा जाता है। सबसे पहला क्या है, तो हम कहते हैं अजाइड एंड साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड हो गया, ये सब साइनाइड्स बहुत डेंजरस होते हैं। तो ये अजाइड और साइनाइड जो हैं, ये करते क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इनहिबिट्स प्रोफेज, मतलब माइटोसिस का प्रोफेज ही नहीं होने देंगे ये पहले माइटोटिक पॉइजन है। सेकंड जो है वो है राइबो न्यूक्लियस। देखो राइबो जो वर्ड है, जैसे आप उसको डीएनए में भी पढ़ते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए में भी पढ़ते हो राइबो न्यूक्लिक एसिड। एस का मतलब काटना, ये बेसिकली डीएनए को ही तोड़ डालेगा। डीएनए को अगर तोड़ दिया तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा, और क्रोमोसोम कौन से स्टेज में बनता है? तो बनता है प्रोफेज में। तो राइबो न्यूक्लियस जो है बेसिकली इट इनहिबिट्स प्रोफेज, ये भी क्या करता है, प्रोफेज को इनहिबिट करता है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? तीसरा जो माइटोटिक पॉइजन है उसे आप कहते हो मस्टर्ड गैस। अब मस्टर्ड सबको पता है राई होता है, तो मस्टर्ड गैस किसको इनहिबिट करता है? तो हम कहते हैं इट कॉजेस कोएगुलेशन ऑफ क्रोमोसोम। जैसे दूध होता है, दूध में आप नींबू निचोड़ दो तो दूध फट के नीचे बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। वैसे ही मस्टर्ड गैस अगर आ जाए तो ये मस्टर्ड गैस की वजह से जो है ना, कोएगुलेशन वर्ड से अच्छा हम एग्लूटिनेशन वर्ड यूज करते हैं, जो फट जाता है। तो इट कॉजेस व्हाट, इट कॉजेस एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम फट के एक दूसरे को चिपक के बैठ जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? मस्टर्ड गैस की। फिर एक और केमिकल जो आप पढ़ोगे उसे कहते हैं कैलोन्स। तो दिस इज अनदर केमिकल जिसको आपने कैलोन्स का नाम दिया। अब कैलोन्स क्या करता है बेसिकली, ये छोटे छोटे पेप्टाइड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो माइटोसिस को इनहिबिट करते हैं। सो वी कैन से कैलोन्स आर नथिंग बट स्मॉल पेप्टाइड और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोजन और प्रोटीन से बनने वाला कॉम्बिनेशन। तो स्मॉल पेप्टाइड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? ये इनहिबिट्स माइटोसिस, मतलब ये माइटोसिस होने नहीं देता। तो ये सब पॉइजन्स हैं। इनफैक्ट जो एक्सरे होता है, अगर आपकी बॉडी को ज्यादा हैवी एक्सरे दिया जाए विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो हो सकता है वहां पे आपके बॉडी के सेल्स डैमेज हो जाए और माइटोसिस ना हो। तो बेसिकली क्या करता है, इट कॉजेज अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, कैंसर हो जाता है। ठीक है, एक्स रेस की वजह से इट कॉजेज अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर किसी कारण से सेल अपना कंट्रोल खो बैठता है तो माइटोसिस से वो कैंसरस सेल बन सकता है, और ये ब्रेक करेगा क्रोमोसोम को। और लास्ट जो हमें पढ़ना है बेसिकली माइटोटिक पॉइजन, उसे हम कहते हैं कॉल्चिसिन। इसे हम कॉल्चिसिन का नाम देते हैं। अब ये कॉल्चिसिन क्या करेगा? तो बेसिकली ये स्पिंडल फाइबर्स को ही नहीं बनने देता। फिर कॉल्चिसिन की वजह से देयर इज नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये बात ध्यान रखना, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होने देता। अच्छा, कॉल्चिसिन की वजह से क्या होगा? मेटाफेजिक अरेस्ट होता है, मतलब जो सेल है अगर वो डिवाइड भी कर रहा है तो मेटाफेज में क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है, और जिस वजह से डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम किस केमिकल की वजह से होता है, तो याद रखना इट इज कॉल्चिसिन। तो यहाँ पर आकर के ना हमने माइटोसिस के बारे में पूरा ए टू जेड डिटेल में समझ लिया है। अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट सेल डिवीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन है जिसको आप मियोसिस कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन हो पाता है। तो मियोसिस जो शब्द है, इसका टर्म किसने दिया? तो टर्म मियोसिस नाम देने वाले साइंटिस्ट है फार्मर एंड मूर। सो फार्मर एंड मूर गेव द टर्म बेसिकली मियोसिस। अच्छा, मियोसिस जो शब्द है बेसिकली वो मियोस से आया है,
तो मैं मियोस को ना एक सिंपल नाम दे देता हूँ जिसको आप रिडक्शन कहते हैं। तो मियोस क्या है, हम कहते हैं रिडक्शन। अब ध्यान से समझना, मैं डेफिनेशन दे रही हूँ। सो व्हाट इज मियोसिस? तो इट इज डिफाइंड एज, बहुत ध्यान से समझना, इट इज डिफाइंड एज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन। मतलब क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हाफ होगा। इट इज डिफाइंड एज रिडक्शनल डिवीजन टेकिंग प्लेस इन, अब ये किसके अंदर होता है? तो हम कहेंगे जर्म सेल, टेस्टिस और ओवरी जिसे कहते हैं, और आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव सेल। इट इज डिफाइंड एज रिडक्शनल डिवीजन taking place in germ cell or reproductive cell in which the daughter cells formed, ध्यान से समझना, in which the daughter cells formed contains, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, contains half number of chromosome as that of parent cell, half number of chromosome as that of parent cell। ये होता है मियोसिस। ये जर्म सेल में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जहां पर जो भी डॉटर सेल्स बनेंगे इनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है एज दैट ऑफ पैरेंट सेल। और मियोसिस में हमेशा एक सेल से आपको कितना मिलेगा? तो हम कहते हैं 4 डॉटर सेल्स। अब मियोसिस को माइटोसिस की तरह बिल्कुल नहीं जोड़ना, मियोसिस पूरा टेक्निकली अलग है। तो देखो हम इसको ऐसे कहते हैं, यहाँ पर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दो फेजेस में होता है। देखो मियोसिस को तो हमने रिडक्शनल डिवीजन कह दिया, लेकिन कौन से मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है? तो याद रखना मियोसिस 1 में। जो क्रोमोसोम हाफ होता है ना, वो मियोसिस 1 में होता है। तो मियोसिस 2 कैसा है? तो हम कहते हैं सेम एज माइटोसिस। जितना डिस्क्रिप्शन आपने अभी माइटोसिस के बारे में पढ़ा है, वो सारा डिस्क्रिप्शन आप मियोसिस 2 के लिए भी यूज कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अब देखो होता क्या है, मान लो ये एक पेरेंट सेल है जिसमें 16 क्रोमोसोम है। तो ये पहले डिवाइड कर लिया, तो हमने क्या कह दिया? मियोसिस 1 किया। अब जब इसने मियोसिस 1 कर लिया तो दो डॉटर सेल बन गए, तो इसमें 8 और 8 आ गए, क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन है। यही दोनों सेल अब आगे भी डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बने करेंगे? बेसिकली मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है ना, 4 4 नहीं होगा, गलती से भी नहीं करना, यहाँ पे 8 8 ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट सेल है और डॉटर सेल हाफ में होने चाहिए, इसलिए। तो मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर मियोसिस को पहले हम एक टेबल में समझते हैं, क्योंकि एक टेबल बहुत जरूरी है जो मियोसिस को ओवरऑल बताएगा। तो पहले हम ये कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं मियोसिस, एक लाइन नीचे, और इसको एक प्रॉपर लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए, आपने लिख लिया मियोसिस, फिर एक लाइन और बना के यहाँ पे आप लिखोगे मियोसिस 1। ये आपका मियोसिस 1 हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे हम मियोसिस 2। अच्छा, मियोसिस 1 जो है, अभी ये मियोसिस 1 में सबसे पहला क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होगा। तो हम कह देते हैं कैरियोकाइनेसिस 1 होगा। और कैरियोकाइनेसिस 1 में क्या आएगा? तो हम वही सारी कहानी है जो आप कहते हो प्रोफेज 1, फिर आप कह देते हो मेटाफेज 1, फिर आप कह देते हो एनाफेज 1, फिर आप कह देते हो टीलोफेज 1। तो यहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और जब ये खत्म हो जाएगा टीलोफेज 1, तो क्या होगा? तो कैरियोकाइनेसिस के बाद आता है साइटोकाइनेसिस, तो हम कह देंगे साइटोकाइनेसिस 1। और यहाँ पर दो डॉटर सेल बन जाएंगे। अब ये दोनों डॉटर सेल क्या स्टार्ट कर देंगे? मियोसिस 2। मतलब इनमें भी क्या स्टार्ट हो गया? कैरियोकाइनेसिस 2। अब इस कैरियोकाइनेसिस 2 में क्या होगा? तो वही सेम कहानी है, आप कहोगे प्रोफेज 2, फिर उसके बाद मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 के बाद जो आएगा आप कह दोगे एनाफेज 2,
एनाफेज 2 के बाद जो आएगा वो है टेलोफेज 2। तो ये जो है ना बेसिकली मियोसिस 2 में काउंट होता है। और एक बार ये कंप्लीट हो गया तो क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस 2। अच्छा, एक और खास बात, कैरियोकाइन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा रेस्टिंग पीरियड होता है, छोटा सा रेस्टिंग पीरियड है जिसको आप इंटरकाइनेसिस कहोगे। अब यहाँ पे मजेदार और इंटरेस्टिंग पार्ट है प्रोफेज 1 का, क्योंकि यही सबका बॉस है। क्योंकि अगर आपका प्रोफेज 1 आपको समझ में आ गया ना, तो आगे मेटाफेज एनाफेज सब समझेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा फेज है। और इस प्रोफेज 1 को 5 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया। तो प्रोफेज 1 इंक्लूड्स, सबसे पहला क्या आएगा तो हम कहते हैं लेप्टोटीन। दूसरा क्या आता है तो हम कहते हैं जाइगोटीन। तीसरा स्टेज क्या है तो हम कहते हैं पैचिटीन। चौथा स्टेज क्या है तो हम कहते हैं डिप्लोटीन। और लास्ट वाला पांचवा स्टेज क्या है तो हम कहते हैं डाइकाइनेसिस। याद रखना, प्रोफेज 1 सबसे बड़ा है, जिसमें है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसको याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो आप खाली इसका पहला अल्फाबेट याद रखो। देखो, ले जी पा, लेजी पा, डिप्लो डाइकी। तो लेजी पा डिप्लोडाइकी, ये आपका बन जाता है शॉर्टकट टू रिमेंबर ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। अभी हमें क्या करना है, पूरा प्रोफेज 1 को डिटेल में समझना है, मियोसिस 1 का। तो सबसे पहला प्रोफेज 1 का एकदम फर्स्ट फेज हम करते हैं। तो बेसिकली किसी ने पहला फेज पूछा क्या है, तब आप कह दो कि फर्स्ट फेज इज नथिंग बट लेप्टोटीन। अच्छा, लेप्टोटीन का कोई दूसरा भी नाम है क्या? बिल्कुल नाम है। लेप्टोटीन का दूसरा नाम है लेप्टोनीमा। अब आप इसको स्प्लिट करो। लेप्टो का मतलब होता है थिन, नीमा जो वर्ड है इसका मतलब होता है थ्रेड लाइक। तो ये जो है लेप्टोटीन में ये चीजें देखी जाएगी। तो अभी जो है हम बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले एक बड़ा सा ये चीज बना लेते हैं। अब इसको जो है हम इसके अंदर एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है। तो हमने ये एक बड़ा सा बेसिकली, चलो ये हमने ले लिया, दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियस। तो अब यहाँ पर जो है देखो, ये सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स तो यहाँ पे रहने वाले हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, तो इसमें कोई ज्यादा वो टेक्निकल नहीं है उतना। आपको खाली इतना याद रखना है कि लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल होगा वो कंडेंस करता है और एक लॉन्ग थिन कंडेंस फिलामेंटस क्रोमोसोम बनाते हैं। यानी ऐसे देखो, ये हम 2 क्रोमोसोम ले रहे हैं, दो ही, 2 ले लो या 4 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पेयर में होना चाहिए। जैसे मैंने ब्लू और रेड लिया, मतलब मेरे में एक क्रोमोसोम पेरेंट का है, पापा का, और एक मम्मी का, पैटर्नल और मैटरनल, ऐसे लेते हैं। सो लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, बेसिकली इन दिस chromatin fiber undergoes chromatin fiber undergoes condensation and forms thin thread like structure। ये बात ध्यान में रखो, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और लेप्टोटीन स्टेज के दौरान आप ये कह सकते हो कि एनिमल सेल में the ends of all chromosome are attached to nuclear envelope, ठीक है, जो बुके जैसा स्ट्रक्चर अपीयर कराते हैं। तो हम कहते हैं इन एनिमल सेल, सारे में नहीं होता, सिर्फ एनिमल सेल में ऐसा पाया गया है कि जो क्रोमोसोम होगा या थिन थ्रेड लाइक कंडेंस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे अपीयर करेगा। तो हम कहते हैं इन एनिमल सेल the chromosome appears as the chromosome appears as bouquet of flower। क्यों bouquet of flower? तो बेसिकली वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को चिपके हुए होते हैं, इसलिए they appear like bouquet of flower।
इस बुके ऑफ फ्लावर का कोई दूसरा भी नाम है क्या? तो इसको आप बुके स्टेज कह सकते हो, या चाहो तो डार्लिंगटन स्टेज भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो इट इज कॉल्ड एज बुके स्टेज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्लिंगटन स्टेज। यहाँ पे दो नाम है इसका, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर के थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज लेप्टोटीन। So this is nuclear membrane. Inside this there is nucleolus. फिर ये क्या है? तो ये हमने कह दिया सेंट्रियोल। और ये क्या है? बेसिकली थिन कंडेंस्ड क्रोमोसोम। तो ये लेप्टोटीन स्टेज है, जहाँ पे जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर के थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारे पास दो जन के क्रोमोसोम, एक हमारे फादर का और एक मदर का। तो बेसिकली जो है वो चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से इसको ले लेते हैं, और इसको और आगे हम लेकर के चलते हैं और समझते हैं बेसिकली कैसे क्या बेस्ड है। अच्छा, आफ्टर दिस लेप्टोटीन वी हैव द नेक्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड एज जाइगोटीन। जो नेक्स्ट स्टेज है उसको हम जाइगोटीन कहते हैं। अच्छा, जाइगोटीन का दूसरा भी नाम है, तो हमने जाइगोटीन को दूसरा नाम क्या दे रखा है? तो पहले हम एक ये बना लेते हैं, इसके अंदर भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो हम जब जाइगोटीन की बात करेंगे तो याद रखो, जाइगोटीन का दूसरा नाम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जाइगोनीमा। यहाँ पे दो वर्ड है, जाइगो। जाइगो का मतलब होता है पैर, दूसरा वर्ड है नीमा। नीमा का मतलब हो गया थ्रेड लाइक। तो जाइगोटीन स्टेज का दूसरा नाम जाइगोनीमा, थ्रेड लाइक स्टेज। देखो, ये तो सेंट्रियोल है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज रहेंगे। न्यूक्लियोलस को भी ऐसा अभी कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये प्रोसेस चल ही रहा है अभी। यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाते हैं और वो होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाते हैं। होमोलॉगस मतलब एक दूसरे के बाजू में ऐसे आके खड़े होते हैं। पैटर्नल और मैटरनल, पापा का और मम्मी का क्रोमोसोम ऐसे एक दूसरे के बाजू में आके खड़ा होता है। तो इसी पेयर को हम कहते हैं होमोलॉगस पेयर, या इसका नाम है बाइवेलेंट, या फिर आप इसे चाहो तो टेट्राड का भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर जाइगोटीन स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या बोलोगे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम, जाइगोटीन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कम्स इन पेयर, वो एक दूसरे की जोड़ी बना लेते हैं। हमारे पास दो जन का क्रोमोसोम है, तो एक आप कह सकते हो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम कम साइड बाय साइड, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम कम साइड बाय साइड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ पेयर। तो ये जो पेयर बना, बेसिकली ये जो पेयर आपको दिख रहा है यहाँ पर जो हमने बनाया, ये ब्लू वाला और रेड वाला, तो ये जो पेयर साथ में आ रहे हैं, तो इस पेयर को हम क्या कहते हैं? इसको आप साइनेप्सिस कह लो, बाइवेलेंट कह लो, टेट्राड कह लो, तो इसका अलग अलग नाम है। आप चाहो तो इसे आप कह सकते हो होमोलॉगस पेयर, पहला नाम। दूसरा आप चाहो तो इसे आप क्या कह सकते हो? साइनेप्सिस। दूसरा आप चाहो तो इसको क्या कह सकते हो? बाइवेलेंट। तो अलग अलग नाम है, यू कैन कॉल इट एज साइनेप्सिस। पैड क्रोमोसोम्स को आप क्या कहोगे? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस, और वो पैड क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? बाइवेलेंट, और इवन यू कैन कॉल देम एज टेट्राड। तो ये जो नाम बना ये जाइगोटीन के लिए बना। यहाँ पे नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितने होंगे? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो बाइवेलेंट है ना, वो एक दूसरे को चिपके हुए हैं। अब देखो, यहाँ पे एक मैं बहुत पतला सा येलो कलर यूज करता हूँ, फिर लाइट ब्लू यूज कर लेता हूँ। देखो, ये मैटरनल और पैटर्नल, ये जो लाइट ब्लू कलर है इससे जुड़े हैं, ये साइनेप्सिस है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, ये ब्लू वाला लाइन, इसको आप क्या कहते हो? इट इज कॉल्ड एज साइनेप्टो। इट इज कॉल्ड एज साइनेप्टो
साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसा प्रोटीन है, वो लाइट ब्लू वाला, जो ब्लू और रेड को जोड़ के रखा हुआ है। तो ये होमोलॉगस है, साइनेप्स है, बाइवेलेंट है, यहाँ पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। So the two homologous chromosome gets attached because of ribonucleoprotein। तो यहाँ पर जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनता है, क्या नाम है उसका, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और इस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की वजह से क्या बन जाता है, तो हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और यही साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है जोड़ी बनाता है। अच्छा, नंबर ऑफ बाइवेलेंट, ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितना होता है। तो याद रखना, नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन एनी ऑफ दिस सेल, बेसिकली अगर जर्म सेल में पूछा जा रहा है, इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। अगर आपसे पूछा गया इंसान में कितना होता है, तो आप कह दोगे 23, क्योंकि हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स है हैप्लॉइड में। तो ह्यूमंस में मैं लिख देता हूं कितना बाइवेलेंट होगा, तो याद रखना 23 बाइवेलेंट। तो यहाँ पर जाइगोटीन स्टेज में एक मम्मी का मैटरनल, एक पापा का पैटर्नल, दोनों क्रोमोसोम साइड बाय साइड में आ जाते हैं और एक पैर बनाते हैं, जिस पैर को बेसिकली हम क्या क्या नाम देते हैं, इस पैर को हम कहते हैं होमोलॉगस पैर। और इस होमोलॉगस पैर को आप एक साथ क्या कह सकते हो, तो आप कहते हो साइनेप्सिस। और बेसिकली आप चाहो तो इसे कह सकते हो बाइवेलेंट, जो टेट्राड के फॉर्म में है। अब यहाँ पर बाकी लेबलिंग कर लें, तो ये क्या है, तो दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाला क्या है, तो हमने कह दिया न्यूक्लियोलस। ये क्या है, तो इसे हमने कह दिया सेंट्रोल। तो इस तरीके से जो जाइगोटीन स्टेज है वो कंप्लीट होता है, जहां पे दो होमोलॉगस पेयरिंग होती है और उनमें जो है क्या बन जाता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये हो गया जाइगोटीन स्टेज, जिसको आप जाइगोनीमा के नाम पे जानते हो। आफ्टर जाइगोटीन स्टेज जो नेक्स्ट स्टेज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसको आप पैचेटीन कहते हो। मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी में ना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जिसको आप क्रॉसिंग ओवर कहते हो, मिक्सिंग कहते हो। क्योंकि हम अपने मम्मी डैडी के बच्चे हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली उनके जैसे सेम नहीं दिखते। रीजन क्या है, हम उनका मिक्सचर दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जेनेटिक मटेरियल्स आपस में क्रॉस हुए होंगे, तब जाकर के हम उनका मिक्सचर दिख रहा है, वो पैचेटीन में होता है। तो पैचेटीन स्टेज का दूसरा नाम क्या है, तो हम कहते हैं पैचीनीमा। पैची का मतलब क्या होता है, पैची का मतलब होता है थिक। नीमा का मतलब क्या होता है, नीमा का मतलब होता है थ्रेड। तो यहाँ पर थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है ये बना लेते हैं, और इसी के अंदर जो है हम एक न्यूक्लियस भी बनाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो इसको ऐसे नहीं लेते हैं क्योंकि ब्राउन कलर नहीं चलेगा, हम ब्लैक लेते हैं क्योंकि ब्लैक से ही हमने सब किया। तो जो है हम ऐसे ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे अब ये जो बन गया, ये क्या बन गया है, बेसिकली सेंट्रियोल। ये क्या है, तो हमने कह दिया न्यूक्लियोलस। एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। जैसे अगर ये मैंने ब्लू वाले बना दिए, ठीक है, तो ये दोनों ब्लू जो है बेसिकली क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। बहुत ध्यान से समझना, दोनों ब्लू क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। अगर वहीं पे मैंने रेड बना दिया ऐसे, तो ये दोनों रेड क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन अगर आपने एक ब्लू और एक रेड लिया, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। अब ट्विस्ट इसमें यह है कि जो क्रॉसिंग ओवर होगा ना, वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में ही होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम ऐसे दिखाते हैं पैचेटीन में कि जो क्रोमैटिड्स है होमोलॉगस क्रोमोसोम के, वो विजिबल हो जाते हैं एज अ टेट्राड। तो पहला पॉइंट तो मैं ये कह सकता हूं कि जो क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम आर विजिबल एज टेट्राड। तो ये टेट्राड की तरह हमें दिखने लगते हैं, दे आर विजिबल एज टेट्राड।
तो ये एक तो खास बात ये हो गई इसमें, ठीक है। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे जो है इट शोज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब ये जो पॉइंट है ना, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल? नोड्यूल का मतलब क्या होता है? एक नॉट फॉर्म होना। तो जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की बात हो रही है, इट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बेसिकली। और इसी पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को आप कायस्माटा भी कहते हो, कायस्माटा। इट इज कॉल्ड एज कायस्माटा फॉर्मेशन और कायस्मा फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है? तो हम कहते हैं इन दिस इट शोज, क्या शो करेगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्रॉस ओवर ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दे क्रॉस ओवर ईच अदर। और जो क्रॉस जहां पे हो रहा है वो नोड्यूल फॉर्मेशन है, और क्रॉस हो जाने के बाद ना एक बराबर दिखेगा पॉइंट, उसको कायस्माटा कहते हैं। तो इट शोज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्रॉस ओवर ईच अदर एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। और अगर यही पैचिटिन प्रॉपरली हो रहा है तो ये बेसिकली क्या दिखा सकता है? ये वेरिएशन दिखाएगा, और इसी की वजह से इवोल्यूशन भी होता है, क्योंकि हम सब में बेटर क्वालिटीज जीन्स के हैं। तो देखो होता क्या है, अब मैं यहाँ पे क्रोमोसोम बनाता हूँ, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। ये ऊपर के दो सिस्टर क्रोमैटिड, देखो ये जो है ना, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, देखो ये। तो जिस पॉइंट पे क्रॉस हुए ना ये इसी को आप कहते हो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और यहाँ पर ये टूटते हैं, जुड़ते हैं। तो जुड़ने के लिए जो यहाँ पे एंजाइम लगेगा, उस एंजाइम का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से होगा। तो बेसिकली इसको मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ कायस्मा फॉर्मेशन। कायस्मा जो है एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, वो डिप्लोटीन में दिखता है, ठीक है, एक्स शेप की बॉडी जो होती है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है उसी को हम कायस्मा कहते हैं। प्रॉपरली दिखता कहाँ है? तो हम डिप्लोटीन स्टेज में कहते हैं। सो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज न्यूक्लियोलस, ये जो बना ये है सेंट्रियोल, और ये क्या है? ये है क्रोमोसोम। तो यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्रॉस करते हैं, क्रॉस ओवर करने से जो है जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ पैचिटीन स्टेज। अब पैचिटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसे हम कहते हैं डिप्लोटीन स्टेज। अब डिप्लोटीन का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखो, डिप्लोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लोनीमा। अब इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे डिप्लो है, डिप्लो का मतलब हो जाएगा टू, नीमा का मतलब हो जाता है थ्रेड। तो बेसिकली यहाँ पे डबल थ्रेड लाइक फॉर्मेशन होता है। अब डिप्लोटीन में ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। नो डाउट वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन डिप्लोटीन में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसॉल्व होने लगता है। तो सबसे पहला चीज आप ये कह सकते हो कि दी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? कि वो पूरी तरह से जो ब्लू लाइन वाला प्रोटीन था वो खत्म हो जाता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो जाता है, और जो है एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड स्टार्ट्स रिपेलिंग, या स्टार्ट्स रिपल्शन कहें। वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, खींच रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी यहां तक सेपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। फिर भी इट शोज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है ना, एक्स ऐसे, ये जो पॉइंट जो दिख रहा है रिपल्शन करते वक्त, इसी को इन्होंने नाम दिया हुआ है कायस्मा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
अच्छा, डिप्लोटीन में और एक खास बात क्या होती है, वो ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। यहाँ पर ना गायब होना वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, ये डिसॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी स्टार्ट हुआ। और सेंट्रियोल्स जो होते हैं कहाँ मूव करने लगते हैं, टुवर्ड्स अपोजिट पोल, तो हम कहते हैं सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं डायग्राम से, देखो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिसॉल्व होने लगा, बड़ा है अब ये डिसॉल्व हो रहा है। ये क्या है, न्यूक्लियोलस है जो डिसॉल्व हो रहा है। ये है सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल्स पे जाने लगा। सेंट्रियोल से बेसिकली जो रेज निकलते हैं, तो उन रेज को जो हम क्या नाम देते हैं, एस्टर रेज। तो यहाँ पे एस्टर रेज भी बन रहे हैं धीरे धीरे, ये अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना, डाइकाइनेसिस में मूव हो जाएंगे। एंड फाइनली जो है बेसिकली दे आर जॉइंड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका ये है, ये डायग्राम जो समझ गया ना उसको सब कुछ समझेगा। तो ये बना दिए, ये ऐसे। अब यहाँ पे एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर बनता है, ये हमने कहा यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, ये देखो ये ब्लू वाला टूट के रेड पे आ गया, और रेड वाले का टूट के कहाँ चला जाता है, बेसिकली ब्लू पे। तो इस तरीके से देखो ये एक्स शेप बनता है ये। तो और जिस पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है उसी को हम कायस्माटा का नाम देते हैं। सो डिप्लोटीन का स्टेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लोनीमा। डिप्लो मीन्स टू, नीमा मीन्स थ्रेड। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। सेंट्रियोल्स जो हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, दे गिव राइज टू एस्टर fibers. Both the centrioles are joined to each other by spindle fibers, and the point basically the जो non-sister chromatids है they are undergoing repulsion, जिस वजह से वो X शेप ले लेता है। तो ये होता है डिप्लोटीन स्टेज। और जब डिप्लोटीन खत्म हो जाता है तो तब नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है जिसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। तो हम कहते हैं एट द एंड ऑफ डिप्लोटीन स्टेज, जब ये खत्म हो रहा है, एट द एंड ऑफ डिप्लोटीन स्टेज टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट्स। ये बात ध्यान में रखना, एट द एंड ऑफ डिप्लोटीन स्टेज टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट्स। मतलब जो मैं डाइकाइनेसिस का बात कर रहा हूं वो बेसिकली क्या है, वो कुछ और नहीं है, टर्मिनलाइजेशन है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा प्रोफेज 1 का, जिसको आप कहते हो डायाकाइनेसिस। अच्छा, डायाकाइनेसिस का कोई दूसरा नाम है क्या, बिल्कुल नहीं, देयर इज नो अदर नेम फॉर डायाकाइनेसिस। बस कहने के हिसाब से हम इसे टर्मिनलाइजेशन स्टेप भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन, तो आप इसे टर्मिनलाइजेशन स्टेप कह सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बेसिकली। अब इसके अंदर होना क्या है, देखो जो क्रोमोसोम रिपेल हो रहे हैं तो रिपेल होंगे ही होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर हो रहे हैं तो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे। तो देखो अब एकदम छोटा छोटा डॉट बना रहे हैं, ये डॉट ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बेसिकली जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो चुका है। ऐसे सेंट्रियोल्स जो है वो कहाँ जा चुके हैं, तो हम कहते हैं दे हैव रीच्ड ऑन द अपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल से क्या निकल रहा है, तो हमने कह दिया एस्ट्रल रेज। तो ये एस्ट्रल सेल डिवीजन है, दोनों सेंट्रियोल ज्वाइंड है, यस। सो दे आर ज्वाइंड टू ईच अदर by the help of what, so we say it is joined by the help of spindle fiber। तो ये देखो ये स्पिंडल फाइबर से ज्वाइंट। यहाँ पर ना एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। तो देखो क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये यहाँ पे हम थोड़ा सा रेड वाला लेंगे क्योंकि रेड यहाँ पे, ये एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी डाइकाइनेसिस में एंड पे टिप से जुड़े हो रहते हैं ऐसे।
तो वी कैन से दैट सो बेसिकली जो है ना ये फिर से आ जाता है, तो इसको हम एक बार फिर से इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो ये जो है एक दूसरे को टिप पे जुड़े हैं। सो इवन आफ्टर रिपल्शन ये एक दूसरे को टिप से जुड़े हुए हैं, मतलब पूरी तरह से ये सेपरेट नहीं हुए हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में हम ये कह सकते हैं इट मार्क्स कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। पहला पॉइंट कह लोगे, मार्क्स कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। तो यहाँ पे कायस्मा का जो है बेसिकली टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। लेकिन बोथ द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो टूटा हुआ है, both the non-sister chromatid remain attached, ये एक दूसरे को जुड़े हैं। both the non-sister chromatid they remain attached at the tip, ये टिप पर एक दूसरे को जुड़े हैं अभी भी, यानी ये पूरी तरह से टर्मिनलाइजेशन जो है कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, जो डाइकाइनेसिस है उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होगा, वो क्या है? तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। देखो इसमें ना डिसअपियर हो जाएंगे, जो डिप्लोटीन था उसमें डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहे थे, इसमें डिसअपियर हो गए। फिर जो सेंट्रियोल्स है, हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स हैव मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स एंड आर जॉइंड बाय, किससे ज्वाइंट है? तो हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डाइकाइनेसिस में देखते हैं। अगर इसका लेबलिंग करने जाए हम, तो बेसिकली इसमें होगा क्या? तो ये चलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने बता दिया, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो डिसअपियर हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये न्यूक्लियोलस है जो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुका है। दिस इज एस्टर रेस जो निकल रहा है। ये है स्पिंडल फाइबर जो दोनों सेंट्रियोल्स को बेसिकली जोड़ते हैं। ये क्या है? ये है सेंट्रियोल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये सेपरेट नहीं है, दे आर अटैच्ड एट टिप, वो एक दूसरे को टिप पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ना प्रोफेज 1 खत्म होता है। डिप्लोटीन का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो डिप्लोटीन स्टेज हम पढ़ रहे हैं, जो एग होता है ना, एग वो साइड जो है, डिप्लोटीन मंथ के लिए ईयर भी हो सकता है। सो डिप्लोटीन स्टेज अगर सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड मतलब वो नहीं कुछ काम कर रहा है, तो इसको एक नाम दिया गया। तो याद रखो, सस्पेंडेड डिप्लोटीन एग, ठीक है, सस्पेंडेड डिप्लोटीन स्टेज, इसको क्या नाम दिया गया? सो दिस सस्पेंडेड डिप्लोटीन स्टेज इज कॉल्ड एज डिक्टियोटीन। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसे हम कहते हैं डिक्टियोटीन स्टेज। जो एग होगा उसमें सस्पेंडेड रहेगा ज्यादा समय तक, सालों तक भी रह सकता है। तो यहां पर आकर के हमारा क्या हो जाता है, प्रोफेज 1 खत्म होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज